सर्कुलेट करते रहे, क्योंकि हमारी आशा वर्कर को हमने सारी वीडियो भेजी हुई है ग्रुप पे, तो वो भी किसी को आगे दे सकती है वीडियो। तो हमारा कांटेक्ट नंबर ऐसा व्हाट्सएप का जरूर है। तुम्हारा स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही हम उसको बचाने के लिए, ये बच्चा पैदा हो उसको बीसीजी का टीका लगाते हैं, जो बचाता है दिमागी टीबी से, बच्चे को दिमाग का टीबी ना हो। बच्चा पैदा हुआ, बीसीजी का टीका लगा, वो लग जाता है साल भर के अंदर, कभी भी लगा लो, पर 1 महीने के अंदर लग जाना चाहिए। दूसरा टीका हम तुरंत लगाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, ताकि मां से बच्चे को पीलिया ना हो जाए, हेपेटाइटिस बी का। ये 2 टीके लगते हैं, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं ताकि बच्चे को पोलियो ना हो जाए। तो ये 3 खतरनाक बीमारी हो गई। फिर बच्चा जब 1.5 महीने का हो जाता है तो वो हेपेटाइटिस बी की 4 डोज चलती है। कोई किसी ने भी बड़े भी लगवाते हैं, उसमें पहली डोज, फिर 1 महीने के बाद दूसरी, फिर तीसरी डोज हमारी हेपेटाइटिस बी की लगती है। तो हेपेटाइटिस बी से पहले डीपीटी हमको लगता था पहले, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये 3 खतरनाक बीमारियां होती थी। डिप्थीरिया में एक मेम्ब्रेन बन जाती है गले के अंदर और वो सांस की नली को जाके रोक देती है, दम घुटने से बच्चे की मौत हो जाती है। पर्ट्यूसिस में कुत्ते खांसी जैसी खांसी बहुत भयंकर रहती है, 15-20 दिन खांसी चलती है और खांसी में बच्चे का रेस्पिरेटरी फेलियर होकर डेथ हो जाती है। तो ये 2 बीमारियों के केसेस कम आते हैं। ऐसे टेटनस में धनुष की तरह मतलब कमर मुड़ती चली जाती है और व्यक्ति को टेटनस की बीमारी होकर सेप्टिक्स बन के उसको सीधा वेंटिलेटर पे चला जाता है। तो 3 तो वो खतरनाक बीमारी होगी डीपीटी। तीसरी उसके साथ हमने हेपेटाइटिस बी को और जोड़ दिया, और हिप एक और बीमारी है, तो हमें पेंटा हो गया, 5 बीमारियां। तो हमें वो थाई पे लगता है बच्चे को 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, वो तीनों इंजेक्शन लग जाते हैं ताकि बच्चे 5 बीमारियों से बच के रहे। जब ये कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद सबसे खतरनाक बीमारी आती है मीजल रूबेला, एमआर बोल देते हैं। मीजल में क्या होता है, हल्का सा बुखार आएगा, बुखार वो तेज होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं ना, जैसे हमने कोविड से सीखा, वायरल बीमारियां जितनी भी होती हैं उनका कोई इलाज नहीं है। उनका या तो हम उसको रोक सकते हैं, रोकथाम है वैक्सीन, या अपनी इम्यूनिटी को हम अच्छा रखें तो बीमारी हमें लगे ना। तो या तो इम्यूनिटी अच्छी रखें या हम वैक्सीन लगवाएं, जैसे हमने कोविड में वैक्सीन लगवाई थी। तो वायरस की बीमारियां का कोई वैक्सीनेशन ही है, रोकथाम का उपाय कोई इलाज नहीं है। क्योंकि वायरल डिजीज क्या होती है, तो शुरू में तो बढ़ती है, 3 दिन बढ़ेगी और चौथे दिन से अपने आप डाउन होनी शुरू हो जाती है, पर वो इतना वीक कर जाती है हमारी इम्यूनिटी को कि हम किसी और बीमारी के लिए ओपन हो जाते हैं। मेरे को जुकाम भी हो सकता है, निमोनिया बन सकता है, मुझे दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, मुझे पेट के इंफेक्शन हो सकते हैं, मुझे कुछ भी बीमारी हो सकती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि वायरस क्या करता है, पहले दिन होगा वो 100, दूसरे दिन हो जाएगा 1.5 लाख, तीसरे दिन हो जाएगा 5 लाख, 10 लाख। अब वो रेप्लिकेट हो रहा है। अब रेप्लिकेट कैसे हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर करके रेप्लिकेट हो रहा है। तो वो हमारी सेल्स को ही तो यूज कर रहा है, हमारा भोजन पानी यूज कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो रेप्लिकेट होता है, हमारे शरीर के अंदर से हमारे पोषक तत्वों को खींचता है, लिक्विड पार्ट को खींचता है, हमारी सेल्स को डेड करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। अब उन 3 दिनों में अगर हमने पानी कम लिया, हमने अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा, तो फिर हम चौथे दिन से, जैसे डेंगू में होता है, डेंगू भी वायरल है, 3 दिन तक प्लेटलेट 4 दिन तक टूटेंगी, 5वें दिन से अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, चाहे आप कुछ करो ना करो। उसमें हमें सिर्फ अपना पानी का ध्यान रखना होता है, लिक्विड इंटेक ज्यादा रखें, जितने भी वायरल है उसमें लिक्विड इंटेक ज्यादा रखें, ताकि हमारी जो सेल्स, वायरस जो अपनी डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा रहा है, हमारी शरीर की सेल्स को भी न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो लिक्विड जितना ज्यादा लेना। तो उसमें आता है फिर मीजल में तेज बुखार होता है, दाने दाने बनते हैं, आंखों में लालीपन आती है, जुकाम हो जाता है, और माता की तरह जैसे चिकन पॉक्स होता था, दाने उसमें बनते थे मोटे मोटे, उनमें पानी भर जाता था। वो पानी जब फूटते थे तो वो पानी किसी को भी टच हुआ उसको भी माता निकल आती थी। तो जो कोविड है, कोविड बढ़ता है 1 बंदे से 8 को, और मीजल बढ़ता है 1 बंदे से 20 को। तो कोविड के मुकाबले ये ज्यादा फैलने वाला है। एक तो हम ये देखते हैं। दूसरा, हमारी क्लास में अगर एक बच्चे को खसरा निकला हुआ है, मीजल निकला हुआ है, तो उसके क्लास में जितने भी 20-25 बच्चे बैठे होंगे ना, सबको होने के चांसेस है। और वो बच्चा जिस गांव में जाएगा वहां एक बच्चा 20 को करेगा। तो एक तो फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। माता, ये वायरस डिजीज फैलती बहुत तेज है, हवा से फैलती है। तो मीजल सबसे खतरनाक है। पेंटा में से डिप्थीरिया हम लगवा लेते हैं ज्यादातर, पर्ट्यूसिस लगवा लेते हैं, वो पेंटा में लग जाता है। पर क्या होता है, जब बच्चा 9 महीने का होता है तो उसको जब हम 1.5 महीने पे थाई पे लगाते हैं ना, तो उससे बच्चे को हो जाता है बुखार। यही पेंटा ही एक ऐसी इंजेक्शन है जो बुखार बनाता है।
तो जब उसको 3 इंजेक्शन लगते हैं ना 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे, माँ बाप हो जाते हैं दुखी कि यार हर बार बुखार चढ़ता है, हर बार इसका पैर सूज जाता है, हर बार इसको दर्द रहता है, बच्चा 4 दिन परेशान। तो 9वें महीने पे जब खसरे का नंबर आता है तो स्किप कर जाते हैं कि अब नहीं लगवा रहे। मीजल के साथ 2018 में एक प्रोग्राम चला था, एक नया वैक्सीन लॉन्च की थी, रूबेला। रूबेला क्या होता है, ये भी वायरल डिजीज है। ये ज्यादातर हमारे इन्फेक्शन अगर गर्भवती महिला को हो जाए तो बच्चा जन्मजात अंधा पैदा होता है रूबेला वायरस की वजह से। इसलिए 5 टॉर्च टेस्ट कराते हैं लेडीज का भी प्रेगनेंसी में, ताकि वो 5 वायरस में से रूबेला एक वायरस है वो ना मिले। इसलिए हमने जब लास्ट टाइम प्रोग्राम चलाया था तो 15 साल तक के हर बच्ची को ये लगा दिया था कि ये वायरस फैले ना। तो मीजल के साथ 2019 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो हर स्कूल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, मीजल रूबेला, उस टाइम क्या था, उस टाइम ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कि भाई नया, एक तो मीजल तो लगी रहा सभी को, रूबेला उसके साथ ऐड करके 2018 में हमने लॉन्च कर दिया। और वो पहली बार इंजेक्ट लॉन्च हुआ था, इसलिए हर स्कूल में थोड़ा अपोज भी हुआ था कि भाई ये इंजेक्शन क्यों शुरू कर रहे हैं और 15 साल तक क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमारे ज्यादातर बच्चे को वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है 2 साल पे। भाई 9 महीने पे मीजल लगा, MR, फिर 1.5 साल पे उसकी बूस्टर लगती है MR2। आइए दोनों टीके जो लगवा ले उसको फिर आगे जरूरत नहीं है किसी वैक्सीन की। फिर हम 5 साल का बच्चा हो जाता है उसको टेटनस लगाते हैं, 10 साल का हो जाता है फिर टेटनस लगाते हैं, और 16 साल का हो जाता है फिर टेटनस लगाते हैं। 3 डोज टेटनस की लगाई जाती है। वैसे भी कहीं भी चोट लग जाए तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और एक बार लगवा लिया 6 महीने तक दोबारा जरूरत नहीं है। तो हमारा शेड्यूल मैंने वैक्सीनेशन का बताया, इसमें 9 महीने पे और 1.5 साल पे MR लगता है। तो 2 चीजें रही इसका कारण, एक तो हमारा कोविड की वजह से बिल्कुल लॉकडाउन था, बहुत से बच्चे हमारा मीजल की वैक्सीन लेने से रह गए क्योंकि हमारी सेशन नहीं लगते थे। दूसरा हमारा ये हतीन एरिया में क्या है, पहले से ही मीजल वैक्सीन थोड़ा सा कम लग रही है, क्योंकि 1.5, 2.5, 3.5 पे लगने के बाद वो लगवाते नहीं है 9 महीने पे। तो अभी हमारे हतीन में ये प्रोग्राम हो रहा है, साथ में होडल में कुछ गांवों में हो रहा है, टप्पा के कुछ गांवों में हो रहा है, और फरीदाबाद, गुड़गांव, जहां जहां ये मीजल फैला हुआ है ना उन गांवों में, उन एरिया में हो रहा है। हतीन को हम गांव वाइज लेंगे तो अलग बात है, हमने तो पूरा हतीन ही ले लिया, क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट हमारा हिंदू बेल्ट है, कुछ मोमडन बेल्ट है, तो ये हमारे बच्चे ना मिक्स होते रहते हैं, इस एरिया के उस एरिया में पढ़ने जाते हैं, उस एरिया के, क्योंकि मेवात में हो रहा है तो मेवात से भी आना जाना ज्यादा लगा रहता है। तो ये मेवात में बहुत ज्यादा फैला। हमारे यहाँ मैं बता दूं कौन कौन से 5 गांव में फैला, कोट गांव में फैला, मलाई गांव में फैला, गुराक्षर गांव में फैला, खिल्लुका में फैला, और हमारे कुछ केस कलसाड़ा एरिया में आए। तो ये बच्चे जब इधर उधर जा रहे हैं तो केसेस, और जब फैले कितने, एक गांव में 200, 250, 300 बच्चों को हुआ, फैलता बहुत तेजी से है। अभी तक स्कूल बंद थे, इसलिए हमें इमरजेंसी में प्रोग्राम लाना पड़ रहा है कि भाई अब स्कूल खुल गए हैं, अगर ये इसी रफ्तार से फैलता रहा तो हमारे बहुत सारे बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। जैसे हमने 2018-19 में किया था, सेम उससे मीजल की हम हर बच्चे को 1 डोज लगा देंगे। अब उसमें हमें क्या स्कूलों से हेल्प चाहिए कि कोई भी बच्चा हमारा इस डोज से रह ना जाए। उसके लिए 2 तरीके होते हैं, जिस दिन हमारा वैक्सीनेशन कैंप लग जाए, जो बच्चे रह गए उनका डाटा हमारी एएनएम को जरूर दे दें, ताकि वो जिस गांव, जब हमारा गांव का सेशन होगा तो हम उस बच्चे को गांव में ढूंढ के लगवा देंगे। तो 2 तरीके, तो 2 फॉर्म हो गए स्कूलों के लिए। एक तो ऐसा फॉर्म जिसमें वो भरेंगे हमारे 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चों को लग गया। मान लो 200 में से 150 को लग गया, 50 रह गए, उन 50 बच्चों की हमें लिस्ट देनी होगी माँ बाप के नाम के साथ और गाँव के नाम के साथ, ताकि पहले ये चलेगा 15 दिन स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों में हमें 90% स्ट्रेंथ हमारी ओवरऑल कवर हो जाती है। क्योंकि ये कब से कब लगना है, 9 महीने से 15 साल। तो हमारे स्कूलों में बच्चे कहां से रहते हैं, 6 साल से लेके 15 साल तक के, तो मैक्सिमम बच्चे हमें स्कूलों में मिलेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो हमें गांव में मिलेंगे, और जो स्कूलों में रह गए वो गांव में मिलेंगे, और 5 साल तक के बच्चे हमें आंगनवाड़ी सेंटर पे मिलेंगे। तो 15 दिन हमारा स्कूलों का सेशन चलेगा, 15 दिन के बाद हमारा आंगनवाड़ी का सेशन चलेगा। तो उसमें 2 चीजें मैंने बताई, एक तो हमारा टारगेट, तो एक तो हमारा ये टारगेट हो गया कि भाई हमारा ये नहीं है कि भाई स्कूलों तक ही रहेगा, गांव तक भी जाएगा। हाँ जी बताइए। जिन बच्चों को लग चुका है पहले वो भी लगेगा। अब हमें इसमें से ढूंढने लगे, उसमें हमारा काम ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इस वैक्सीन के बारे में बता दूं, सिर्फ पेंटा वैक्सीन जो होती है, जो थाई पे लगती है, वो लालीपन करती है, सूजन करती है,
बुखार बनाती है। 10 को लगा, 10 में से 2 या 3 को वो सूजन बनाएगी, बुखार बनाएगी। एमआर वैक्सीन पिछली बार का भी एक्सपीरियंस हुआ, ये ना तो बुखार करती ना ये कोई तरह का किसी तरह का इन्फेक्शन करती। हाँ, कोई 1% केस ऐसा आ सकता है, मान लो किसी गांव का, उसमें खसरा थोड़ा बहुत फैला हुआ है और वो एक टाइम के बाद एक समय एक्टिव होता है, उसका टाइम होता है 15 दिन का। मान लो मुझे आज मीजल का इन्फेक्शन हुआ पर मुझे दाने निकलेंगे 15 दिन बाद, तो बच्चे को किसी को जिस दिन वैक्सीन लगी हो सकता है दूसरे दिन तीसरे दिन 1% केसेस को दाने निकल जाए, पर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वायरल है, 3 दिन तक रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना, बुखार नहीं बनने देना, उसकी हमें फर्स्ट एड पता होनी चाहिए, पैरासीटामोल की हमें डोज पता होनी चाहिए। वो हमारा सेहत प्रोग्राम भी चल रहा है, हमने सभी स्कूलों में सर्कुलेट कर दिया। जितना भी बच्चे का वजन हो उसको 10 से गुना कर दो, ये हमें पता होना चाहिए। 10 गुना में वजन, इतनी पैरासीटामोल की डोज होती है। मान लो 50 किलो का व्यक्ति है तो 10 से गुना करेंगे, उसको 500 mg की पैरासीटामोल चाहिए। अब कोई 70 किलो का है तो वो एक पैरासीटामोल की 500 mg की गोली ले ले, उससे उसका असर नहीं होगा, तो डोलो चलिए 650 mg। तो हमें अपने वजन के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, तो वजन के हिसाब से पैरासीटामोल की गोली 10 से गुना करके वजन, तो हमें पता होना चाहिए कि 10 से गुना करना है। तो हमें सबसे पहले वायरस है उसमें बुखार को कम करना है। 1% केसेज है जो अगर किसी को बनता है तो हमें पैरासीटामोल की डोज पता होनी चाहिए। घर में एक शीशी पड़ी है, मेरा बच्चा है 5 साल से 15 साल स्कूल में है, नॉर्मली वजन बच्चों, मीजल वैक्सीन बता दी मैंने, वायरस है, क्या लक्षण देता है, किस तरह जुकाम। अब नॉर्मली बुखार का बच्चा आ गया तो हम कोशिश करें उस बच्चे को जिसको भी इस मौसम में सर्दी जुकाम है उसको घर भेज दें। अब क्या करें, वो पोस्टर सबके लिए ना वो सेपरेट करा लेते। तो वायरस को जितने भी हमारे होते हैं हमें क्या ध्यान रखना, बच्चे का लिक्विड इनटेक बना रहे, पैरासीटामोल की गोली 3 दिन रहेगा, अपने आप ढल जाएगा। उसके बाद दिक्कत करता है मीजल, 3 दिन में ढल जाएगा, उसके बाद या तो बच्चे को डायरिया होगा या बच्चे को जुकाम होगा, उसके बाद निमोनिया बनेगा, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन जब अगर हो जाएगा ना, उसके बाद जैसे कोविड में बताया ना, जिसको कोविड वैक्सीन लगी उसको कोविड हो नहीं सकता, क्या होएगा, पर वो ज्यादा डेंजर नहीं होगा। क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन सिंपल फंडा है, जो भी वैक्सीन बनती है उसमें उसी वायरस को लेके लैब में उसको डेड कर दिया जाता है, तो या उसका प्रोटीन पार्ट ले लिया जाता है जिससे वो मेम्ब्रेन डिवाइड होती है। प्रोटीन पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो उसको प्रोटीन को लेके वैक्सीन के फॉर्म में हमारे शरीर में डाल देते हैं। जैसे ही शरीर में डालते हैं तो हमारा शरीर की एंटीबॉडी WBCs होती हैं, वो एक्टिव होने लगती हैं कि बाहर से कुछ चीज आई है, तो जो एंटीजन बाहर से आता है उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो मान लो हमें वैक्सीन लग गई, वो वायरस की वैक्सीन है, उस वायरस की, तो अगर एंटीजन ज्यादा हाई रहा तो वो बीमारी कर देगा, और एंटीबॉडी हाई रही तो बीमारी होगी नहीं। तो इसी केस में 100% में से 80% 90% को तो कुछ नहीं हुआ वैक्सीन के बाद। 10% केसेस में हुआ ना वैक्सीन लगने के बाद, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बुखार बन गया। तो हमें थोड़ा इस चीज को भी सतर्क रहना है कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी का खेल है। एंटीजन वायरस की डेड फॉर्म है, वैक्सीन लग गई, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। अब दोबारा हम किसी के संपर्क में आ गए तो वो जब हमको वायरस अटैक करेगा तो पहले से कुछ एंटीबॉडी बनी रहेंगी, और अब जब वो अटैक करेगा कुछ उस टाइम बन जाएगी, तो वो हमें ज्यादा वेंटिलेटर तक की नौबत नहीं आ जाएगी, ज्यादा सीरियस इंफेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल वैक्सीन का फंडा है। एमआर वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, पहले 2019 में भी कैंपेन हो चुका है, किसी भी स्कूल से ऐसा कोई हमें सुनने को नहीं मिला। सिर्फ क्या होता है, जब बच्चा सुई देखता है ना, या किसी बच्चे को सुई लगी और उसके बाद थोड़ा ब्लड आ गया, खून देख के चक्कर आके गिर देता है, तो इसको वेसोवेगल शॉक बोलते हैं। हमें इसका फर्स्ट एड पता होना चाहिए, हमारी एएनएम भी रहेगी। 3 कमरे हमारे स्कूल में चिन्हित होने चाहिए। पहला कमरा जिसमें क्लास आके बैठ जाए, उसमें नोडल टीचर होगा, आप जैसे नोडल है तो क्लास इंचार्ज को बताएं जी इसमें आपका बच्चा बैठ गया है, वो कार्ड दे देंगे। 30 बच्चे तो 30 कार्ड है जी आपके, इनके नाम पिता के नाम भर दो और उस बच्चे के हाथ में दो। दूसरे कमरे में जाएगा घूम के, वहां हमारी एएनएम बैठी होगी, साइन करेगी, वैक्सीन लगाएगी, साइन करके डेट डाल के उसको कार्ड दे देगी, वो अपना घर ले जाए।
कि भाई आपको वैक्सीनेशन हो गया है। तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन के बाद हमें आधा घंटा बिठाना होता है ताकि उस बच्चे को कुछ भी दिक्कत ना हो, हम आधे घंटे के अंदर अंदर उसे डील कर लें, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। परंतु अगर हम ओपन में वैक्सीनेशन करेंगे ना तो 10 बच्चे खड़े लाइन में, वो सुई देख देख के ना कोई सा चक्कर आगे गिर जाएगा ब्लड देख के। तो हमारे दो चीजें होनी चाहिए, जब वैक्सीनेशन अलग कमरे में हो, अलग कमरे में एंट्री हो, उसके बाद किसी तीसरे कमरे में बच्चा बैठ जाए। उसमें भी चुपचाप नहीं बिठाना, बच्चे को पढ़ाते रहो, कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी होती रहे कि बच्चा एक्टिव रहे कि कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है वैक्सीनेशन हुआ है। कोविड में भी वैक्सीनेशन स्कूलों में हुआ था, पर वो हुआ था 12 से 15 और 15 से 18 को। तो बार ये हमें 15 तक का अब लेना है, तो छोटे बच्चों को हमारा रहेगा 6 साल से 15। तो कोविड में तो हमने 12 से ऊपर लिया, तो हमें नीचे वाले बच्चे देखने, तो डरने की जरूरत नहीं है। 3 कमरे चिन्हित हो, वैक्सीनेशन ओपन में ना हो, चाहे ठंड हो रही हो, बहन जी कहे कि हम बाहर बैठ जाएं, बाहर नहीं बैठना जी। 3 कमरे हैं, उसमें वैक्सीनेशन करो। लिख भी सकते हैं, ये वेटिंग रूम, ये वैक्सीनेशन रूम, ये प्री वैक्सीनेशन रूम हो गया। उसके बाद कार्ड हमने सबमिट कर दिया, बच्चा वैक्सीन लगा के चला गया। दूसरा, जिस कमरे में वेटिंग करेंगे उस कमरे में एक कुछ ना कुछ ऐसा दरी या गद्दा ऐसा बिछा होना चाहिए। क्या होता है, जैसे मैं वैक्सीन करा के गया, मुझे अंदर अंदर डर लग रहा, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। तो वेसोवेगल शॉक में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी की वजह से पैर की तरफ जाता है। तो ब्रेन को 2 चीजें चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और एक ग्लूकोज चाहिए। बस ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमें अंधेरा सा होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उस टाइम हम गिर जाते हैं चक्कर खा के। तो हमें कुछ नहीं करना होता ऐसे केसेस में, जैसे किसी को दौरे बन गए या कोई चक्कर खा के गिर गया, हमें उसको सीधा लिटा देना है, उसका पैर को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ग्रेविटी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पैर से दिमाग की तरफ जाएगा, 1 सेकंड में होश आ जाएगा। वहां पे भीड़ नहीं करनी, अलग से उसको लिटा के, थोड़ा सा ये चीज है 1% केसेस में। तो हमें जो स्कूल का पार्ट हो गया, तो 3 कमरों का पार्ट हो गया, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पेरेंट्स को सर्कुलेट हो जाए कि भाई ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, 2018 में भी हुआ, फिर दोबारा होता है, क्योंकि हमारे एरिया में खसरा ज्यादा फैल रहा है। आपके बच्चे को हो गया, खसरे से बच्चे की डेथ नहीं होती, खसरे से नहीं होती, 3 दिन में चिकन पॉक्स की तरह ढल जाता है। दिक्कत क्या होती है, इम्यूनिटी कम है, बाद में उसको जुकाम हो गया, डायरिया हो गया, 10 लग गए, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो खसरे से डरने की जरूरत नहीं है, पर खसरे के बाद जो पोस्ट वायरल इंफेक्शन होते हैं वो दिक्कत करते हैं। हेलो, हाँ, उनकी दवाई चल रही है, वेलपिन वगैरह चल रही है, तो उनके लिए अब ये एक चीज और है, क्वेश्चन है, किसी को हमें पता है इसकी लॉन्ग टर्म दवाई चल रही है तो उसको नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। किसी को बुखार चल रहा है, नाम वैक्सीन का आ जाएगा, दौरा कभी भी बन सकता है किसी भी व्यक्ति को चलते फिरते। दौरे के 2 कारण होते हैं, 80% तो यही नहीं पता दौरे क्यों आते हैं, कितना सीटी स्कैन करा रहा, ईईजी करा रहा, पता ही नहीं चलेगा। 20% केसेस में क्या दिमाग में कीड़ा मिल जाता है जो दौरे बना देता है, तो उसमें 2 साल तक वेलप्रो उनकी चलती रहती है रेगुलर। जब तक दौरा नहीं बने 2 साल कंटिन्यू दवाई, बीच में मान लो 2 साल मुझे पूरे होंगे फिर अगले महीने और मुझे दौरा आ गया, फिर 2 साल खिंच जाती है दवाई। तो 2 साल का टाइम विदाउट दौरा अगर रहेगा तो दवाई उसकी रुकेगी, नहीं तो चलती रहती है, चाहे 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल, 5 साल लगे, चल वेलप्रिन चल रही है, चली रही है, चलती रहती है। नहीं तो आपको 2 साल अगर दौरे नहीं आए, दवाई आपके हट जाएगी। तो हमारी ये टैबलेट है, लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको वैक्सीन से परहेज कराएं कि भाई आपकी दवाई चल रही है, इसको नहीं लगेगी। क्या होता है, वायरस का एक ना दायरा होता है। एक एरिया में मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 49 को लग गया, 1 रह गया, तो वायरस पनप नहीं पाता, उसको एक वो एरिया चाहिए। 49 में इम्यूनिटी बनी हुई है, 1 में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वायरस डेड हो जाता है। तो अगर हमारे 1-2 बच्चे क्लास में छूट भी जाए तो उससे इफेक्ट नहीं होगा। परंतु अगर एक बच्चे को लग गई और उसको पुरानी बीमारी कोई चल रही है और इंजेक्ट कोई दौरा थक गिर गया, बेहोश हो गया, उसका इफेक्ट हमारे पूरे उस पर चले जाएगा कि भाई वहां तो बच्चा दौरा खा के गिर गया। तो किसी को अगर दवाई चल रही है, कोई बच्चा बीमार है, पेट में दर्द चल रहा है, उसको होल्ड कर दें, जब गांव में जाएंगे गांव में लगा देंगे, उसका डाटा दे दें बस हमें कि भाई ये बच्चे को नहीं लग पाई स्कूल में। ठीक। दूसरा हमारा एक और कैंपेन 10 तारीख से होगा, 10 फरवरी और 17 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग डे। उस दिन क्या होता है, हर बच्चे को एक अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी होती है। अल्बेंडाजोल की गोली क्या होती है, कीड़े वाली गोली होती है। मैंने बताया ना 20% केस में दिमाग में कीड़ा पहुंच जाता है, उसमें अल्बेंडाजोल की गोली 7 दिन खिलाते हैं और वो कीड़ा धीरे धीरे मर जाता है, सिकुड़ जाता है, दौरे ठीक हो जाते हैं। तो अल्बेंडाजोल कीड़ा पेट में भी होता है, हाथ धो के नहीं खाया, हम खेल के आए हैं, बॉल उठाई है, नाली में हाथ दिया, कैसे भी, तो हमारे नाखूनों में उनके ना अंडे हो जाते हैं कीड़ों के,
वर्म्स के, वो फिर हम खाना खाते हैं पेट में चला जाता है, वो कीड़े बन जाते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगती है, बच्चा खाना खूब खाता, पनप नहीं रहा, बच्चा लार गिरता है, दांत किटकिटाता है, बच्चा खूब खा रहा पर इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो एल्बेंडाजोल की टैबलेट बहुत जरूरी है। हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं रेगुलर, जो भी ट्रीटमेंट के लिए कोई पेट दर्द का है ना उसको एल्बेंडाजोल जरूर लिखते हैं, कोई पेट दर्द का और दस्त का है कैसे भी एल्बेंडाजोल रूटीन में हर बच्चा खाता है। प्रोग्राम चलता आ रहा है, 10 तारीख को स्कूलों तक पहुंच जाएगी। अपने हर बच्चे को खाना खिलाने के बाद, इसको मेनली ना रात को मीठे दूध के साथ दिया जाता है, पर खाली पेट नहीं देना चाहिए। स्कूल में खाना बच्चा खा ले, उसके बाद एक गोली चबा चबा के, अगर इसको कड़वी लगे, वैसे तो मीठी गोली बनाई हुई है अच्छी कंपनी की, चबा चबा के खा ले, निगल ले, थोड़ा सा पानी पी ले, नहीं खाई जाएगी तो सक ले। तो वो 2 दिन होगा, 10 तारीख को खिलाई जाएगी और जिसने 10 तारीख को रह गए वो 17 तारीख को खा लेंगे, तो 2 दिन प्रोग्राम रहेगा। तो ये हमारा 2 प्रोग्राम है प्राइवेट स्कूलों के लिए। इन्हीं में थोड़ी ज्यादा हेल्प चाहिए। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर हमारे एसडीएम सर और सभी आ जाएंगे, वो भी थोड़ा बताएंगे। कोई किसी को क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी स्कूल में थोड़ा सा ज्यादा रिलेक्टेंट काम है, वहां नहीं होता है जी, वहां अगर स्पेशल कोई पेरेंट्स मीटिंग आप करते हैं, उस दिन हमारी उधर की टीम आके पेरेंट्स मीटिंग में भाग ले सकती है। अभी हमारे पास आज 2 तारीख है, 6 तारीख से पता नहीं आपके स्कूल का नंबर कब आए, माइक्रो का आना है, आपको बता दिया जाएगा। 4 दिन हमारे पास है, इसमें हमें ज्यादा से उनको हमने बताया बच्चा आपने मीजल रुबेला पढ़ के आना है, नेट से पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़वाएंगे, तो उससे जागरूकता बनेगी। ये नहीं बताना जी टीकाकरण होगा, शुरू में बता देते हैं ना, हुआ बन जाता है। बच्चा मीजल के बारे में पढ़ के आओ, कल इस पे चर्चाएं करेंगे, तो जब बच्चा खुद पढ़ेगा ना उसके समझ में आएगी किससे होती है, क्यों होती है, इसमें क्या हो जाता है। अगले दिन फिर उन्हें क्विज कंपटीशन करा लिया, ड्राइंग कंपटीशन करा लिया, जो वीडियोस भेजेंगे उसमें ड्राइंग कंपटीशन करा लिया। फिर एक दिन बीच में पेरेंट टीचर मीटिंग रख ली। आप जितना मैंने बताया उतना बता सकते हो तो ठीक है, नहीं आसपास के हमारे वहां से दिक्कत ज्यादा है तो वहां की एएनएम आ जाएगी या हमारी टीम आ जाएंगे, वो थोड़ा सा लेक्चर दे देंगे, बता देंगी। किसी भी पेरेंट्स की क्वेरी आपके ग्रुप पे आती है वो हमें फॉरवर्ड कर दें कि ये क्वेरी आ रही है, इसका जवाब दो, तो साथ साथ जवाब हम दे देंगे। तो पेरेंट्स की क्वेरी, आपकी तो जो क्वेरी आप पूछ नहीं रहे, पर पेरेंट्स की क्वेरी बहुत ज्यादा उठेंगी। बताया 6 से 15 साल है। हाँ जी, ज्यादातर स्कूलों में 6 से छोटे उम्र के बच्चे लिए 3.5 से 5.5 तो उनको भी कवर कर लेंगे, तो हमारा स्कूल में कवर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। हमें फिर वो बच्चा गांव में नहीं ढूंढना पड़ेगा। वैसे जनरली दोनों में है ना, बॉयज और गर्ल्स। एक क्वेश्चन, एक बार बॉयज और गर्ल्स दोनों, सभी को ना ये बीमारी धर्म देखती, ना जात देखती, ना लिंग देखती, या आदमी औरत बड़ा छोटा। केसेस क्या है 15 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर केस हुए ना 5 से 10 साल की उम्र के केस हैं। जो हमारे किसी गांव का हमने सर्वे किया तो उसमें हमें 200 केस निकले, तो हमने डिवाइड किया भाई 5 साल तक के कितने, 5 से 9 कितने, 9 से 15 कितने। तो जो मेजोरिटी केस निकले वो निकले 5 साल से 10 साल के बीच। 10 से 15 साल के निकले, मान लो 100 केस हैं, 100 में से 70 निकले 5 साल से 9 के बीच, 20 निकले 9 से 15 और 10% निकले छोटे बच्चे। तो हमें इसीलिए ये ग्रुप बनाए 9 महीने से और 15 साल। अब इसमें पहले से वैक्सीन लगी हुई बच्चा कौन मिलेगा, आपको स्कूल में नहीं मिलेगा। आपके स्कूल में तो उसको कब लगी होगी, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का है, उसको 1.5 साल पे या 9 महीने पे लगी होगी, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत हमें आएगी आंगनबाड़ी सेंटरों में। मान लो कल ही हमारा कैंप लगाया है, हमने हमारा बुधवार और शनिवार का दिन होता है वैक्सीनेशन का, कल ही कैंप लगाए और इसको कल ही वैक्सीनेशन हुआ, तो हमें दिक्कत है भाई इसको लगाए ना लगाए। पर स्कूलों में तो लगना ही लगना हर बच्चे को, ऐसा कोई है ही नहीं लगा, क्योंकि लगा होगा तो बहुत पहले लगा होगा, 9 महीने पे, 1.5 साल पे। अब तो बहुत टाइम हो गया ना, 4 साल 5 साल, बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है। हम सिर्फ बच्चों को मैंने बताया 10 साल पे टेटनस लगाते हैं, 16 साल पे टेटनस लगाते हैं जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, और 5 साल पे टेटनस लगाते हैं। 1.5 साल पे मीजल रुबेला लग के खत्म हो जाता है हमारा वैक्सीनेशन। 1.5 साल के बाद फिर डीपीटी बूस्टर लगता है, जो हमने पेंटा में लगाया ना 1.5 साल पे, 2.5 साल पे, 1.5 महीने 2.5 महीने पे, वो लगता है 24वें महीने पे डीपीटी बूस्टर, ताकि पर्ट्यूसिस खांसी वांसी बढ़े ना। ये हमारा शेड्यूल है सिंपल। और कोई क्वेश्चन आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था सर, पिछली बार भी ऐसे हुआ था। हाँ, पेरेंट्स लट लेकर के स्कूल में हमने लगवाया। हाँ, तो अब इसका क्या है, ये हमारा मैं अब एक एग्जांपल दूं। गुड़ावली स्कूल में गया मैं, गुड़ावली स्कूल में 200 बच्चे बैठे हुए, मैंने लेक्चर दिया, सब काम हो गया, सारे बच्चे तैयार। पहले मैं यही था,
हिंदू बच्चों को उठाया, वैक्सीन लग गई, सारे तैयार। पर वहां क्या गुटबाजी। आज सरपंचों की मीटिंग हुई अभी हमारी 1 बजे। क्या था, गुड़ावली में पहाड़ी है, एक तरफ इधर का सरपंच है, एक तरफ इधर का रहता, तो गुटबाजी के चक्कर में सारे बच्चे दूसरे सरपंच ने भूतपूर्व में भगा दिए, तो वहां वैक्सीनेशन ठप हो गया। तो ये गांव में गुटबाजी रहती है, कुछ एजुकेशन नहीं है। अब आप ये वीडियो सर्कुलेट होंगी, इसमें इनके लीडर्स के भी बयान है, आप सारे देखेंगे। तो इतना रिजेक्ट, और ये इंजेक्शन पहले 2018 में लग चुका है। अगर पहले लग चुका है, ना कोई केस निकला, रिएक्शन करोगे, केस निकला नहीं था। ठीक है सर, मेरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Permission of the chair. Honorable SDM Sir, Mr. Lakshmi Narayan Ji, Haryana Prashasnik Seva. Honorable dear Sir, Mr. Sagir Ahmed Ji, disease. भुवनेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अविरज शर्मा है, मैं कंसल्टेंट हूँ, स्पेशल ड्यूटी पे हूँ यहाँ पे डिप्लॉयड पलवल में। हमारे प्रोसेस के बारे में आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा कि किस चीज़ के बारे में मीटिंग है। 2018 में मीजल्स रूबेला कैंपेन किया गया था, आपके स्कूलों में भी हुआ था, जिसमें हमने 9 महीने से लेके और 15 साल तक के सभी बच्चों को मीजल्स रूबेला का एक टीका लगाया था। और उसमें स्कूल अभियान चला था पहले, उसके बाद में 9 महीने से 5 साल के बच्चों को जो है गांव में आंगनबाड़ी में टीके लगे। तो यही सेम अभियान हमें दोबारा करना पड़ रहा है। ये सिर्फ हकीम ब्लॉक के अंदर हो रहा है और मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और कुछ और जिले भी हैं जहाँ भी किया जा रहा है। कारण ये है कि इस बार जो है सिचुएशन डिफरेंट है। उस टाइम तो ये वैक्सीन लॉन्च हो रहा था पहली बार जो है, जिसमें रूबेला का नया वैक्सीन आया था उसमें ऐड करके। लेकिन इस बार जो है इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खसरा फैला हुआ है और ये खसरा पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से फैलना शुरू हुआ और होते होते इतना ज्यादा फैल गया कि इसके बड़े बड़े आउटब्रेक होने शुरू हो गए। हमारे पास के डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 14 आउटब्रेक हुए हैं और विभाग के अंदर बड़े बड़े आउटब्रेक हुए हैं और हमारे खुद के हकीम ब्लॉक में बड़े 3 आउटब्रेक हो चुके हैं। और जो एज ग्रुप है वो 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे सबके अंदर जो है ये इन्फेक्शन हुई है। मीजल्स जो बीमारी है बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसको वर्ल्ड में चाइल्ड किलर डिजीज कहा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे इससे मरते हैं और इसका संक्रमण बहुत तेज होता है। अगर आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर मान लें कि सब बच्चे हैं, उसमें एक भी इन्फेक्टेड अगर मीजल्स का बच्चा होगा तो 1 घंटे में सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे जितने लोग यहाँ बैठे, क्योंकि ये हवा से फैलता है, मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो अब जितने केसेस रिपोर्ट हुए उस टाइम गनीमत ये था कि स्कूल बंद थे, छुट्टियां हो गई बीच में, तो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, केसेस आते रहे। एक टाइम के बाद थ्रेशोल्ड जो है हमारा ब्रीच हो जाता है, मतलब कि हम उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले पाते हैं, जैसे बच्चे को घर में आइसोलेट करना या कम्युनिटी में हमें केसेस ढूंढना। जैसे कोविड में हमने देखा था, एक टाइम ऐसा आता है जब हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो वो थ्रेशोल्ड हमारा ब्रीच हो गया। तो उसके बाद एक ही उपाय बचता है इस डिजीज को रोकने का, वो ये है कि सभी बच्चों को दोबारा से एक टीका लगाया जाए ताकि इसका ट्रांसमिशन ब्रेक हो।
नहीं तो ये रुकेगा नहीं, ये बार बार फैलता रहेगा। फैलने का दिक्कत ये है कि एक टाइम पे ये एज शिफ्ट करता है। जैसे हमने देखा कि पहले हमारे 5 साल तक के बच्चों में हुआ, फिर ये 5 से 10 में चला गया, फिर 10 से 15 में चला गया। अब दिक्कत अगर इसको हमने नहीं रोका वैक्सीनेशन से, तो ये 9 महीने से छोटे बच्चों में भी चला जाएगा और 15 साल से बड़ों में भी चला जाएगा। उस 15 साल से बड़ों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोई गर्भवती है, कोई जो है जो अनइम्यूनाइज्ड है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, सबको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और कई जगह पे इस तरह के केसेस आने शुरू हो गए। जैसे मुंबई का आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा डेथ हुई है वहाँ पे इस साल मीजल्स पिछले साल जो है, तो उसमें 9 महीने से छोटे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी डेथ हुई। क्योंकि इन्फेक्शन इतनी फैल गई कि छोटे बच्चों में भी होनी शुरू होगी और बड़ों में भी होनी शुरू होगी। तो हमारा ये अभियान जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसको सफल बनाना बहुत जरूरी है। ये कैंपेन मोड में ही होगा और स्कूल्स में सबसे पहले स्टार्ट होगा 6 फरवरी से। तो सभी बच्चों का वैक्सीनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के आपके 10वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं, 10th क्लास तक के, उन सबको टीके लगेंगे। तो पहले हम स्कूल में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर जब स्कूल का कैंपेन खत्म हो जाएगा, फिर हम 9 महीने से 5 साल के बच्चे प्लस जो छूटे हुए बच्चे हों उनको हम आउटरीच में, आंगनवाड़ियों में या एक्स्ट्रा सेशन लगा के कवर करेंगे। साथ ही जो हमारे माइग्रेंट एरिया भट्टे हैं, स्लम एरियाज हैं, उनको भी बाद में साथ में कवर किया जाएगा मोबाइल टीम के द्वारा। तो आप लोगों से अपेक्षा सबसे ज्यादा ये है कि एक तो क्योंकि हमारे पास 2 या 3 दिन इफेक्टिव डेज रह गए हैं, बहुत इमरजेंसी में प्लान किया गया, हमें ज्यादा एक्टिविटीज का टाइम नहीं मिला जैसे पिछले कैंपेन में मिला था, क्योंकि स्कूल खुलते ही ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे इन्फेक्टेड स्कूल आना शुरू होंगे और एक दिन में जो है आगे 1 का 20 करते करते मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इन्फेक्शन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्टर्न है, वो कहती है कि आपको विद इन टाइम जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है ताकि ये हमारे हाथ से ना निकले। क्योंकि मीजल डिजीज में कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक होती है, निमोनिया होता है, बच्चों को डायरिया होता है जिससे डेथ होती है, और बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होगा तो एन्सेफेलाइटिस होता है, दिमागी बुखार, उससे भी डेथ होती है। तो वो फिर सारा का सारा जो है जो डेथ जो है वो हमारे लिए मुश्किल होती है। फिर आप रोक नहीं सकते, एक बार इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई फिर आप उसको रोक नहीं सकते कॉम्प्लिकेशन को, वो अपने आप ही एंड होगी जब सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी वो सिचुएशन नहीं है, हम उससे पहले हैं। हम जितने वैक्सीनेट करते जाएंगे बच्चों को, उतनी जगह पर ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगी, तो आगे नहीं फैलेंगे जैसे बच्चे को टीका लगता जाएगा। तो ये जो टीका है एक्स्ट्रा, चाहे बच्चों के पहले टीका लगा हो चाहे ना लगा हो, हर किसी को एक एक्स्ट्रा शॉट, एक डोज देनी है ताकि उसकी प्रोटेक्शन क्षमता बढ़ जाए और वो इम्यून हो जाए। और कोई भी वायरस अगर उसके आता भी है कॉन्टेक्ट में तो वो ना उसको इन्फेक्ट करेगा ना ही आगे फैलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोपगेट करना। हमारे पास इफेक्टिवली 2 दिन का टाइम है। हम गवर्नमेंट स्कूल से ऑलरेडी क्लस्टर मीटिंग के थ्रू उनसे मिले हैं, विजिट्स भी हुई हैं, आपके यहाँ पे भी विजिट्स हुई हैं, आपके भी हमारे पास टारगेट्स हैं अवेलेबल। अब अपेक्षा ये है कि आप अपने लेवल पे जोर शोर से अवेयरनेस क्रिएट करें। स्टूडेंट्स हैं असेंबली के अंदर, चाहे उनको टॉपिक देंगे जो है आप एक स्पीच का टॉपिक दें, टीचर उस पर बोलें या बच्चे जो है प्रिपेयर करके लाए उस पर बोलें। बच्चों के थ्रू इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, कम्युनिटी में अवेयर हो जाए। जितना ज्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस होगा, बच्चों की अवेयरनेस होगी, उतना अच्छा कवरेज आएगा। ये नहीं किसी दिन की कि बच्चों के टीका नहीं लगवाते, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो उनको इसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन नया ऐड नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी चल रहा है, नियमित टीकाकरण की वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पे हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को रोकना है, इसलिए प्रोटेक्टिव डोज देने की जरूरत है और हर किसी को देने की जरूरत है। जिस तरह से हमने कोविड की डोज ली है, पहली भी ली, दूसरी भी ली, प्रिकॉशन डोज भी ली, क्यों ली? क्योंकि बीमारी फैली हुई थी और उसको रोकना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे अपेक्षा ये है कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें स्कूलों के अंदर, अपने असेंबलीज में अपने टीचर्स को अवेयर करें। आप जैसे ही कैंपेन 6 से स्टार्ट होगा आपके स्कूलों में भी आएगा, तो उसमें जो है प्रॉपर 3 कमरों की स्पेस अवेलेबल कराए होंगे, जिसमें एक में वेटिंग एरिया होगा जहाँ बच्चे बैठेंगे, एक सेशन एरिया होगा जहाँ टीके लगेंगे, और एक ऑब्जर्वेशन एरिया होगा जहाँ टीके लगने के बाद बच्चा आधे घंटे के लिए बैठे, ताकि उसको कोई भी अगर चीज है तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो आपने जो है अपने स्कूल में आइडेंटिफाई करके रखनी है। इसके साथ ही आपको 2 फॉर्मेट दिए जाएंगे क्लास वाइज, जिसमें कि क्लास का कवरेज आपके टीचर से रिपोर्ट करना, जो भी वहाँ पे जो है हमारे साथ मोबाइल टीचर आइडेंटिफाई होगा कि उसी क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं, 20 में से 18 को टीके लग गए, तो उन्होंने टोटल लिखना टारगेट 20 था, सपोज 1A का 20 टारगेट था, 18 लग गए, इतने प्रतिशत। इसी तरह से 1B का ये टारगेट था, इतने लग गए, इतने प्रतिशत हो गया। हमारा थ्रेशोल्ड है 90%, 90% कवरेज हो गया, मतलब आपका कंप्लीट है। अगर कुछ बच्चे छूटे हैं तो उनकी लिस्ट प्रोवाइड करनी है हमें, ताकि हम उनको या तो स्कूल में दोबारा सेशन लगा के कवर करें, या फिर हम जब आउटरीच में गांव में सेशन लगाएंगे तो उन गांव वाइज बच्चों को हम बुला के वहाँ पे वैक्सीनेट कर देंगे, जो स्कूल नहीं आ पाए, एब्सेंट थे, बीमार थे, जो भी कोई इशू। तो ये 2 चीजें आपसे जो है जरूरी है, जो हम आपसे
जो है अपेक्षा करते हैं। और साथ ही जब हमारी टीम वहाँ पहुंचेगी तो जो 2-3-4 टीचर्स हैं वो सपोर्ट के लिए रहे, उनको बेसिकली बच्चों को संभाल, क्योंकि बच्चे टीचर को जानते हैं तो बच्चे टीचर के साथ आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। हम अपने वर्कर को नहीं भेजना चाहते बच्चों को लेके आने के लिए क्लास, ठीक है, तो एक कंफर्ट रहता है। और कहीं पे लाइन नहीं लगनी है, एक एक करके बच्चा आएगा सेशन में, टीका लगाएगा और फिर अपने दूसरे कमरे में जाकर शुरू होगा। और उनका एक माहौल बनना चाहिए उस दिन, जैसे फेस्टिव माहौल होता है, बच्चे स्ट्रेस में ना रहें, ये ना सोचे कि कुछ यानी कि टीका लगा कोई बड़ी बीमारी है तो दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं। जैसे पिछली बार अच्छे से कैंपेन हुआ था उसी तरह से हमारा कैंपेन कवर हो जाएगा। हम साथ बैनर्स लेके आए हैं ताकि आपके जो है डिस्प्ले पे, मेन डिस्प्ले पे बैनर रहेंगे वहाँ पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन शीट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, थ्रू PSC पहुंचेंगी आपके पास, बच्चों को हमने देनी है टॉक के दौरान, और वो घर भी लेके जा सकते हैं पेरेंट्स के लिए। इसमें कंसेंट फॉर्म नहीं होता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट देते हैं, यानी कि स्कूल से बता के भेजा जाता है घर पे कि इस तरह का अभियान है, ये कारण है और इस पे टीका करना है। यस नो का कोई फॉर्म जो है हम पेरेंट्स को नहीं भेजेंगे, आप इन्फॉर्म कंसेंट भेजोगे। किसी को अगर कोई संशय है या पेरेंट्स को कोई क्वेश्चन है तो आप एक डे मुकर्रर करके सैटरडे कर लें, उस दिन PTM कॉल कर सकते हैं, सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए जिनको कोई ना कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, क्यों लग रहा है, तो लगवा रहे हैं, पहले भी लग चुका है, तो उसके लिए छोटी सी मीटिंग कॉल हो जाएगी, आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे PSC मेडिकल ऑफिसर को, वो वहाँ पे जाके आप उनकी PTM में अटेंड होके उनको उनके जो भी इश्यूज होंगे उनको हम जो है क्लियर कर देंगे। तो ये आप लोगों से अपेक्षा है। कंसेंट फॉर्म प्लीज ना भेजें फील्ड के अंदर, क्योंकि इन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कंसेंट फॉर्म अलाउड नहीं होता है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है लेकिन प्रोटेक्टिव डोज है, तो इसलिए जरूरी है कि उनको ये चीज समझ जाए। कंसेंट फॉर्म में जहाँ यस नो लिखा जाता है वहां पे दिक्कत आती है, आधे नो कर देंगे तो मतलब फिर आप टीके नहीं लगा सकते, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट होता है, हम इन्फॉर्मेशन शीट भेजेंगे, ऑलरेडी आपके स्कूलों में हमने काफी भेजी भी हुई है, शीट्स आपको मिली होंगी, व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रिंसिपल ने आपसे शेयर कर दिया है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या है, किस तरह की बीमारी है, क्यों किया जा रहा है, वो हम और भी दोबारा आपसे शेयर कर लेंगे, व्हाट्सएप से भी शेयर कर लेंगे। सो यही मेरा जो है मेन आपसे ये था, थोड़ा सा माहौल बनाए, अवेयरनेस क्रिएट करें बच्चों के साथ, बच्चों के थ्रू कम्युनिटी अवेयर होती है, वो घर जाएंगे, 2-4 अपने आसपास अपने पेरेंट्स को बताएंगे, वो अपने उनसे बात करेंगे इस लेवल पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम जो है हर गाँव में जाकर बुनियादी हर गाँव में जाकर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह से जो है अवेयरनेस हो जाएगी, तो बेनिफिशियरीज की अवेयरनेस हो जाएगी, जिनको टीके लगने हैं बच्चों को, उनके मन में कोई ऐसा डर ना रहे, तो उनके थ्रू उनके पेरेंट्स की अवेयरनेस, ठीक है। तो ये मेन हमारा मोटिव था आज आप सबकी जो है मीटिंग कॉल करने का। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं SDM सर का, उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई और अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहिबान और SMO सर ने बताया जो हमारा मेन पर्पज है वो है इस कैंपेन को पूरी तरह से सक्सेस करना। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हमारे पास आती है तो उसको हम लाइटली ना लेकर उसमें कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का कोऑपरेट करके उसको कोऑर्डिनेशन दिखा के और उसको सक्सेस करना ही हमारा मेन मकसद होता है। और मुझे विश्वास है जब प्रशासन में कोई भी काम होता है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना जाता है, तो क्यों ना चुना जाए, क्योंकि वी आर द नेशन बिल्डर, हम राष्ट्र निर्माता हैं, और हमारी अगर सहभागिता नहीं होगी तो किसकी होगी। हमें जन जन को जागृत करना है, अवेयरनेस फैलानी है और इस कैंपेन को भी सफल बनाना है, इस मीडियम्स को जड़ से खत्म करना है और अपने देश से भगाना है। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को कि सर जो ये लोग बैठे हैं सभी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफ़ी इन्होंने ड्यूटीज दी हैं, चाहे वो आपका इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे आपके जितने भी कैंपेन होते हैं गवर्नमेंट के, सभी में इन्होंने अपना बेस्ट दिया है और बेस्ट ही देंगे, ये हम सभी की तरफ से आपको एश्योर करते हैं। डॉक्टर मलिक पहले भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं और इस कैंपेन को ये भी बहुत ही आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी सर बार भी निकालते रहते हैं। डॉक्टर मलिक सर प्लीज कम। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा SDM सर का कि उन्होंने टाइम निकाला, और सेकेंडली आप लोगों को जो आप यहाँ पे आए हैं बहुत शॉर्ट नोटिस में, डिटेल्स में डॉक्टर अवेयर ने आपको बताई दिया था। मैं बात करूँगा ग्रासरूट लेवल की। आप सभी यहाँ पे आए हैं, एक एक्स्ट्रा बर्डन आपको ऊपर एक तरीके से डाला जा रहा है कि हेल्थ का काम है, हेल्थ वाले करें, बीच में चलाया गया है। सिंपल सा इसका मतलब एक है, जैसे डॉक्टर अवेयर ने बताया, जो भी इन्फेक्शन फैलेगा वो फैलेगा स्कूल के थ्रू, वो हमारे लेवल से नहीं फैलेगा। उसकी रोकथाम भी कहाँ होगी, वो भी स्कूल में ही होगी।
तो आप सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमारे ऑर्डर्स ज़्यादातर फॉलो करते हैं, आपको हमें बुलाना पड़ा शॉर्ट नोटिस पे। तो जो बीजल की बीमारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, इसमें आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, शहर से बिलोंग करते होंगे, आपने बच्चे देखे होंगे, बुखार भी है, दाने निकले हुए हैं और गले में एक उनके डंडा बंधा हुआ है, देखे होंगे सभी जैसे बच्चे, और अभी भी होंगे आस पड़ोस में। वो बच्चा ठीक भी हो जाता है, नो डाउट, पर 15 दिन बाद जो दोबारा बीमार होता है उसके बाद उसके ठीक होने के चांसेस 1 या 2% रह जाते हैं। दूसरा इसमें जब बात करें खसरा और रुबैला का थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रुबैला का असर बच्चे में कुछ नहीं होता है। बच्चा है जो रुबैला का एक कैरियर है, और जैसे ही वो किसी गर्भवती महिला के संपर्क में आता है, जो गर्भवती महिला है उसको उससे संक्रमण होता है। और आपने देखे होंगे जो बच्चे अपंग या दिव्यांग पैदा होते हैं कि हाथ पूरा नहीं बना है, पैर पूरा नहीं बना है, दिल में कमी है, दिल में छेद है, वो मेहरबानी है रुबैला की, न कि किसी ग्रहण की। तो रुबैला भी इसीलिए जरूरी है वैक्सीनेशन देना बच्चों को, कि ऐसा बच्चा कोई कैरियर ही ना रहे जो किसी भी गर्भवती महिला को संक्रमित कर सके। थोड़ा सा बाद में तो जो ये अभियान है 6 तारीख से जिला परिवहन में शुरू किया जा रहा है, और हरियाणा के 2 ही जिले हैं जिनमें चल रहा है, एक मेवात जिला हमारा, और जिले परिवहन में खाली एक ब्लॉक है हट्टी, क्योंकि हट्टी में पहले भी जो वैक्सीनेशन है जो बच्चों का हम रूटीन में करते हैं, जो जन्म से और 1.5 साल तक जो बच्चों का वैक्सीनेशन है हमारे हट्टी ब्लॉक में पहले भी कब रहा है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, या तो कभी में डिमांड नहीं है, या हमारी तरफ से कोई कहता है कोई पहले कमजोर है इसलिए केस यहाँ पे निकले हैं, और इस केसों को ही रोकना जरूरी है, इसलिए खाली इसी ब्लॉक में। और ये प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम आते हैं वो ब्लॉक टीम में ही आते हैं, और हर बार हम आपको ही चीजों के लिए दन करते हैं। तो ज्यादा कहते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अवेयरनेस जरूर करें, बच्चों को जरूर बताएं। एक और जो बात उसमें आपको जोड़नी है कि ये टीका हम पहले से लगा रहे हैं सभी बच्चों को 9 महीने पे और 1.5 साल तक। ये कोई नया टीका नहीं है, बस ये जो बड़ी उम्र के बच्चों को है उसके दिया जा रहा है कि ये बीमारी उनमें ना फैले। क्योंकि जो पिछला राउंड जब हुआ था हमें दिक्कत आई थी, नया टीका आया था, स्कूल में जाते हुए बच्चे भाग जाते थे, स्कूल से ही बच्चे आते नहीं थे, तो डर था कि नया टीका कौन सा आ गया। तो ये जरूर समझाना है हमें कि ये पुराना ही टीका है, बस बीमारी को रोकने के लिए दिया जा रहा है। वंस अगेन आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक मैंने खुद को ऐड कराया था आपके प्राइवेट स्कूल्स का जो ग्रुप है, आपने शायद देखा भी होगा, मैंने उसमें ज्वाइन किया है। कल मैंने उसमें ऑडियोज और कुछ जिंगल्स डाले थे, तो आप सभी क्या डिजिटल क्लास होगी सभी स्कूल्स में, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज उनको जरूर प्ले करें दिन में एक बार, कि बच्चे उनको देख पाए। या कोई मेन डिस्प्ले है स्कूल में, उसमें दिन भर उसको रनिंग में रहने दें कि आपके आपस में कम लगे और बच्चों तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए। उसमें इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं छोटे-छोटे एम्बेसडर की तरफ से, और कुछ और वीडियोस हैं, तो वो थोड़े से रन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बच्चे थोड़े से अच्छे से गाइड करते हैं। अगर आपके पेरेंट ग्रुप हैं कोऑर्डिनेटर वाइज, तो उन ग्रुप को भी प्लीज भेजें, ताकि ना जो छोटी सी वीडियो है 10 सेकंड की 30 सेकंड की, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार में मिल जाता है। और क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरफ से है तो उससे फर्क भी पड़ता है, बजाय कि हम एक शीट भेजें आपको समझ में आए ना आए। तो 2-3 छोटे वीडियोस है, तो प्लीज सर्कुलेट करें, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया व्हाट्सएप जो है बहुत जल्दी जो एक दूसरे से जो है आप कनेक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप प्रिंट मीडिया भेजें किसी एक बच्चे के। तो उसको स्कूल में भी रन करें और पेरेंट ग्रुप को भी रन करें, और टीचर्स के साथ भी जो है उसको शेयर करें। थैंक यू। कि जैसा मैम ने बताया कि मेवात में रूमर्स चलते हैं जब भी कोई वैक्सीन आती है, जब पोलियो के अभियान हमने शुरू किया था, पोलियो के बारे में भी एक चीज आई थी, ये जो बुधवार रूबेला और खसरा वायरस की इम्यूनाइजेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है 26 फरवरी से, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। 6 फरवरी से तो आप सबकी आवश्यकता है उसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप
आप इसमें अपना संपूर्ण योगदान दें, क्योंकि सरकारी स्कूलों से तो देखने में आता है कि वो अपना पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल से थोड़ी कमी रह जाती है। शायद आप करना चाहते हो, कोई दूसरे कारण रहते हो, पेरेंट्स की वजह से रहते हो, या एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका भ्रम आपने दूर करना है कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आप सबको पता है नित्य नई, रोज नई बीमारियां सामने आ रही हैं। अभी कोरोना से निपटे हैं, खैर ये तो पुराना है, खसरा तो आप सभी को पता है, पहले भी होता था। एक भी रूबेला वायरस है, ये दूसरा डिटेक्ट किया गया है। तो इसके लिए चिकित्सा विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है कि इसको जड़ से खत्म करना है, और विशेष रूप से हथीन क्षेत्र, नू डिस्ट्रिक्ट नू और हथीन पलवल डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि इसके अंदर वजह क्या है, वजह तो शायद आप सभी जानते हैं। कुछ अशिक्षा हो सकती है, कुछ भ्रम हो सकता है, कुछ जागरूकता की कमी हो सकती है। तो आपने जागरूक करना है, उनके दिमाग में जो भ्रम है उसको दूर करना है। इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट भी थोड़े बहुत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आप आगे का बेनिफिट देखिए। बच्चा कोई अपंग होता है, हैंडीकैप पैदा होता है, उसका सारा जीवन खराब होगा, क्योंकि जिसका मेन कारण रूबेला वायरस है। तो कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन उसको कैच करता है वायरस। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, निवेदन है कि आप सब इसमें अपना योगदान, सभी स्कूलों से हेड हैं या दूसरे उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए, तो आप जैसे भी करें अपने विद्यालय में ऐसा माहौल तैयार करें कि ये 100% प्रत्येक विद्यालय से बस हर बच्चे को इंजेक्शन लगे। जो बच्चा नहीं आता है उसको घर से बुलाएं। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सभी, कितने स्कूल हैं साहब, 85 सभी आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो उनको संदेश दें और जो अटेंडेंस सीट है उस पर साइन करके जाए। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जो है इसमें अपना संपूर्ण योगदान देंगे। दूसरी बात कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है कि बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं या माता पिता नहीं लगवाना चाहते हैं, माता पिता वाली बात, उनको भी आप कंट्रोल करें, कैसे भी करें। कहते हुए उल्टी आती है, मेरे बच्चे को बुखार होता है, हमने पहले लगवा लिया था, ऐसी बातें करेंगे वो, लेकिन नहीं, आपने कैसे भी करके उनको समझाना है। आप सभी एक्सपर्ट हैं, समझा सकते हैं, माता पिता को समझा करके जब प्राइवेट स्कूल में ला सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं आप काम। ये इंजेक्शन जरूर लगना चाहिए हर बच्चे को, मेरी आपसे जो है ये दिली गुजारिश है, और मैं मानता हूँ कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आप समय निकाल कर आए। थैंक यू। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, आग पे आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सब का मकसद है ये रूबेला नाम का वायरस इस देश से भागना चाहिए। Now I'm going to invite our dear sir for vote of thanks के लिए मैं dear sir को करता हूँ। Please come on. सर आपकी प्रेजेंस नहीं, पीछे तक आवाज आ रही होगी मेरी। सर आपकी अनुमति से जैसा हमने विचार किया था और जैसा मीटिंग में डिसाइड हुआ सर, तो सर कोई जारी होगी सभी स्कूलों के लिए है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, के स्कूल हैं, हम उनको एक कंपटीशन मोड में देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ हमारे पास है, टोटल आपने दिया हुआ है कितने बच्चे हैं, और जब राउंड खत्म होगा, जब ये रिजल्ट का राउंड जब खत्म होगा
तो हम 3 स्कूल सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने सबसे पहले 100% अचीवमेंट दी, और हमारी कोशिश रहेगी कि सर से हम उनको एप्रिसिएशन दिलवाएंगे जो फर्स्ट 3 स्कूल रहेंगे। तो एक कंपटीशन का माहौल बनाइए, अब देखते हैं ये एप्रिसिएशन कौन लेके जाएगा, वो आप लोगों के हाथ में है। थैंक यू अभियान को एनहांस करने के लिए जो इन्होंने कंपटीशन का एक वो दिया है, हम चैलेंज इसको स्वीकार करेंगे हम, और इसमें अपनी अपनी कोशिश लेने का हम एक बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत ही आदरणीय एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, एसएमओ साहब, मलिक साहब और डॉक्टर साहब टीम के सदस्यगण और विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे साथी हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने जैसे दी, तो बस मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हकीम को मतलब इसमें ज़्यादातर नेगेटिव रूप में निकाली परिस्थिति सुनते हैं, भाई यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये दिक्कत है, तो हम उस नेगेटिव को हटा करके सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए ऐसे किसी कोई इनका अपना कोई प्रोग्राम है, भाई हमारे बच्चे हमारे पास जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे उनकी सेहत के लिए भलाई के लिए भी प्रोग्राम सारे सरकारी प्रोग्राम होते हैं, तो जरूर इसमें अपना 100% देंगे। और इसको चाहे हमें कंपटीशन अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने ये अनाउंस किया, वरना हमें तो सिर्फ यानी कि अपनी जिम्मेदारी के साथ यानी कि इस काम को पूरा करवाना है और 100% इसमें देना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। और हमारे यहाँ एसडीएम साहब ने वक्त निकाला हमारे डिपार्टमेंट के लिए, सीएमओ साहब पलवल से आए, एसएमओ साहब आए, पूरी डॉक्टर्स की टीम आई, WHO से यानी कि डॉक्टर साहब आए, तो इन सभी का यानी कि धन्यवाद कि हमारे विभाग की भलाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए सेहत के लिए सोचते हुए इनके सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो इनका सबका धन्यवाद करते हैं हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से और हम ब्लॉक की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज यानी कल एक डाला गया फॉर्म 6 यानी जो भरा जाता है प्राइवेट स्कूलों में, उसकी 15 तारीख लास्ट डेट है, तो प्रत्येक विद्यालय उसे अपने वक्त पे भर दे। 2-3 ऑनलाइन प्रक्रिया सारी मैंने ग्रुप में डाल दी है, तो वो यानी ताकि कोई स्कूल से वंचित ना रहे। और ये एफिलिएशन का भी 1 साल का एक्सटेंशन किया था, तो आगे यानी कि आपको दिक्कत ना हो, तो वो आपने उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर दिया होगा। फिर भी आप जहाँ तक आपको मान्यता वहाँ तक चलाएं, एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक्स्ट्रा जो क्लास जहाँ मान्यता से बाहर हो रहे हैं, फिर लोग शिकायत करते हैं, सीवीओ लोग बहुत सारी आजकल प्रक्रियाएं हैं, सोशल मीडिया पर शिकायत होती है, फिर हमें जांच करनी पड़ती है, तो उनसे बचने के लिए आप यानी कि जहाँ तक आपके लिए मान्यता वहाँ तक स्कूल चलाएं, अपने प्रॉपर वे में चलाएं, सही तरतीब से चलाएं। और आप लोगों से फिर पुनः यानी कि रिक्वेस्ट है कि इस अभियान को आप यानी कि 100% सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, अपनी भलाई के सामने रखते हुए इसको सफल बनाएंगे। पुनः यानी कि सभी का एसडीएम साहब का, तमाम डॉक्टर साहिबान का, आप सभी लोगों का धन्यवाद। Honorable Chief Guest, Special Guest, और all my writing scholars of private sector, सभी का पुनः मैं हृदय से यहाँ आने पर आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सभी जो आपकी रिफ्रेशमेंट है, आप बैठ लेंगे, रिफ्रेशमेंट लेंगे सर, आपकी रिफ्रेशमेंट का रिफ्रेशमेंट आप लेंगे। हाँ जी, कोई क्यूरी है? आइए। नहीं मेरी आवाज होती है, सर हो जाएगी। सभी को नमस्ते सर, आप सभी को नमस्ते। हो सकता है कि मेरे बोलने में थोड़ी सी उजलाहट हो सकती है, पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है सर, और आप लोगों ने इतनी मेहनत करी इसके लिए, तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जो हकीम के स्कूल वाले हैं, कि 2-2 स्कूल वाले मिलके एक रैली निकाल दे हकीम में से, मिलके 3-4 स्कूल वाले मिलके रैली निकाल, जागरूकता बढ़ेगी, पब्लिक देखने से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सर। अभी आपको जवाब देता हूँ, जैसे एसडीएम सर के पास टाइम का थोड़ा कंसर्न मीटिंग हो रहा है, और सबकी मीटिंग में आपकी बड़ी अगर आपको है तो मैं 5 मिनट और लेंगे, जैसे आप रैली की बात कर रहे हो, अभी टॉपिक आएंगे, बैनर्स भी लेके आएंगे, जैसे बैनर आपको लिख रहा है, आप सभी को एक बैनर भी दिया जाएगा, और खुद ही आपसे रिक्वेस्ट करने वाले थे
साथ में जिस भी गांव में आपका स्कूल है उस गांव के लोगों के लिए भी जागरूकता आएगी। तो ये तो हमें करना ही करना है। ये चीज हमें बताने वाले थे 10 मिनट के टाइम आप रिफ्रेशमेंट लो, 10 मिनट के टाइम और लेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लीफलेट्स हैं जो बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे करते लेके जाएंगे अपने पेपर के लिए, तो पूरी डिटेल है। लेकिन होने की संभावना है, बताया जाएगा कल इंजेक्शन लगेगा, तो ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं और वो स्कूल छिप जाते हैं, उस दिन आते हैं। तो आप कोई ऐसा तरीका ये ना तब ना आते थे बच्चों को इंजेक्शन लगते, तो पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब इंजेक्शन लगते थे तो भाग जाते थे। तो बच्चों में थोड़ा इंजेक्शन का डर होता है, तो उनको यही कहें कि गोली दी जाए, दवाई दी जाएगी, इंजेक्शन ना होता है। बेबी निकालें आप और कोई दूसरा जो जरिया हो। एक्चुअली मेन टास्क है, जैसे हकीम है, हकीम में ऑलरेडी जागरूक है, जो जागरूकता अगर नहीं है तो वो विवाद क्षेत्र में नहीं है। वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को समझाना, जैसे लास्ट टाइम भी ये वैक्सीनेशन हुआ है तो पेरेंट्स के माइंड में सेट खा के ये मतलब नसबंदी का कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले जो हमारे अपने हिंदू बच्चे हैं हमने पहले उनको लगवाया, अपने खुद के बच्चों को लगाया, तब उनको सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, मेवात में एक महीने से कम्युनिकेशन एक्टिविटीज चल रही हैं और वहाँ पे अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल पे है। एक चीज और अगर इसमें ऐड हो जाए तो बेसिकली हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। डेली मॉर्निंग में कचरे के लिए आते ही हैं हर एक इलाके में, उसमें अगर ऑडियो और ऐड कर दी जाए कि खतरा वगैरह बीमारी फैल रही है कोरोना की तरह, इससे बचने के लिए इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, तो मे भी शायद हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी उसमें लेने की आवश्यकता ही नहीं। इस टीके से बुखार नहीं आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस टीके का। एक चीज जो हमसे मिस रही थी, कई लोग आएंगे हमारे बच्चे को टीका लगा हुआ है, पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है हमें ये देखना ही नहीं है कि टीका लगा है या नहीं। 9 महीने से लेकर 15 साल तक का हर कोई बच्चा हमारे देश में है और ये सबको लगना है। और जैसे मैंने बताया जब लॉकडाउन में शुरुआत की थी तो पहले अपने बच्चों को लगाया, जो अपने इंडियन हिंदू कम्युनिटी के उनको लगाया। इस बार भी हमें ऐसा ही शुरू करना पड़ेगा, तभी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। और बात ये जो मैंने अवार्ड की गई थी वो मेरी तरफ से गारंटी है, पहले 3 स्कूलों को एप्रिसिएशन भी दिलवाएंगे और अवार्ड भी दिलवाएंगे। ऐसा कि मैं कुछ कहूँगा DC सर से भी दिलवाएंगे। अभी आपको बैनर्स दे रहे हैं, प्लीज कल रैली जरूर दिलवा दें। मुझे पता है हायर क्लासेस के एग्जाम चल रहे हैं, शायद 9th और 10th के एग्जाम का वो चल रहा है, तो जो 7th 8th के बच्चे हैं वो एक्टिव भी होते हैं, तो उनसे आप रैली कल प्लीज निकलवा दें, एक अवेयरनेस हो जाएगी। हमारा फीडबैक एक्चुअली में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई हुई थी मेरे पास 3 दिन से, कल ही वो टीम वापस गई है। डॉक्टर साहब WHO से ये स्पोर्ट में एक मॉनिटरिंग टीम आती है जब भी ऐसा कैंपेन चलता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा फीडबैक देती है कि पल्वल में प्रिपेयरनेस कैसे चल रही है। तो उसमें जो हमारा फीडबैक था थोड़ा डाउटफुल था प्राइवेट स्कूलों को लेकर, क्योंकि उन्होंने कई प्राइवेट स्कूल विजिट किए तो वहां से मैसेज मिला कि हमें पता ही नहीं, तो थोड़ा फीडबैक नेगेटिव गया है प्राइवेट स्कूलों को। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूशन ही हो वैक्सीनेशन के लिए, हमारे PSCC हो, कि नेगेटिव जाए, क्योंकि हमने लास्ट आउट में 95% अचीव किया था। और आप लोगों की हेल्प से मैं अवार्ड लेके आया था ACS सर से, एडिशनल जो कमिश्नर हेल्थ के, मैं पंचकुला जाके अवार्ड लेके आया था, सबकी हेल्प से मैं लेके आया था और पूरी हेल्प आपकी तरफ से मिली थी और आपकी बात भी होनी चाहिए। नेगेटिव फीडबैक हमारा जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम 100% फिर अचीव करेंगे और अपने ब्लॉक का नाम हम फिर ऊपर रखेंगे। हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे स्कूल में अवेयरनेस की भी फोटोग्राफ शेयर करें। हम डेली पॉजिटिव मैसेजेस अवेयरनेस के हम प्रेस में विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं, तो फोटोग्राफ्स हमारी जो है प्रेस के अंदर भी जाएंगी। आज की मीटिंग के लिए जो है फोटोग्राफ प्रेस के अंदर डालेंगे डेली, क्योंकि उससे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। पहले 3 दिन हमारे लिए एक्टिविटी के सबसे क्रूशियल होंगे। उन 3 दिन में जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा कवरेज आएगा फील्ड के जो हमारा जो है कम्युनिटी के अंदर, उतना सक्सेसफुल होगा।
फर्स्ट 3 डेज के अंदर जो है हमें सबसे ज्यादा जोर लगाना है। एक बार मोमेंटम आ जाएगा फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है, फिर कम्युनिटी अवेयर होगी, आराम से फिर जो है आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी जो लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले 2 दिन एक्टिविटीज की अवेयरनेस की और फर्स्ट 3 डेज जो वैक्सीनेशन की उन्हें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। मेरा नंबर आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। यूजुअली कैसे आप मुझे कांटेक्ट करें, अगर मैं नियर बाय में अगर नया होगा नहीं तो मेरी टीम आएगी तो हम मिलके काम करेंगे। इन केस अगर आपके पास कल तक आईएससी मटेरियल नहीं पहुंचता है तो क्या आप प्लीज बाय स्कूल आप डाल सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा कि हमारे स्कूल में जो आप कॉन्टेक्ट करके जो वहां से ले सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है ना, एक ही दिन में सबको भिजवाना है और कल ट्रेनिंग भी है जो हमारे फैसिलिटीज की। तो इन केस अगर कहीं रह जाता है नहीं पहुंच पाता है तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट करें बैंक या फिर हमारे साथ। मैंने आपके साथ जाएंगे